Hello students, today I am discussing about the class 11 chemistry chapter 2 structure of atom topic discovery of electrons. Now here the next topic is charge on the electrode. Now in my previous lecture I have told you about the discovery of the cathode rays कि कैसे जे थॉमसन ने कैथोड रेज ट्यूब से किसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उससे किसकी डिस्कवर की थी, कैथोड रेज की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी. नाउ हेयर व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है उसकी डिस्कवरीज कैसे हुई. नाउ आर ए मुलिकन in 1953 devised a method known as oil drop experiment. तो अब आर ए मिलिकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डिटरमिन करके हमें बताया था. ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम. जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज -1.602176 × 10⁻⁻19 coulomb. Now the mass of the electron was determined by combining these results with Thomson value of E/m ratio. Now इससे पहले बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे जे थॉमसन ने E/m रेशियो जो है वो निकाल के दिया था, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg. अब आर ए मिलिकन ने क्या डिस्कवर कर दिया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की डिस्कवरी कर दी है. तो बाय दिस इलेक्ट्रॉन बाय E/m रेशियो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द मास ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट कम्स आउट टू बी 9.1 × 10⁻31 kg. Now next is the discovery of proton. On first discovery of proton we were discussing about the Millikan oil drop method, कि how this Millikan oil drop method discovered this charge on the electron. तो मिलिकन ने क्या किया बेटा, देखिए इस मेथड में क्या किया उन्होंने, ऑयल ड्रॉपलेट्स ली इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट. क्लियर, मिस्ट की फॉर्म में ऑयल की ड्रॉपलेट्स ली थी जो कि एटमाइज़र से प्रोड्यूस की गई थी, और उनको एंटर किया गया था एज अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडेंसर्स. Tiny, see this diagram, you see this here, this is the tiny hole, or from this tiny hole oil droplets has to be passed through his container. Clear, with the help of this atomizer. Clear. Now see this, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स. अब आपने ऊपर से एक ड्रॉपलेट डाला है तो नेचुरली बात है वो तो डाउनवर्ड जाएगी. क्यों जाएगी, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है. तो डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट वाज व्यूड थ्रू दिस टेलीस्कोप से वो मोशन देखा गया उसका, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रही थी. बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स, उन्होंने ये क्या मेजर किया बेटा कि किस रेट से वो नीचे जा रही है. तो उसने क्या किया, मिलिकन वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, कि वो किस रेट से नीचे जा रही है, इसको मेजर कर वो ये जो मेथड था, ये जो मेन था जिससे क्या पता करा उसने, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स निकालना शुरू कर दिया. नाउ इनसाइड द चैम्बर जो एयर थी वो आयनाइज्ड, जो चैम्बर के अंदर जो एयर थी वो एक्सरे पास आउट करने से वो क्या हो गई, आयनाइज्ड. नाउ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद द गैसियस आयंस. नाउ अब जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो आपने भेजी थी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल चार्ज थी, अब वो गैसियस आयन के साथ क्या करने लग गई, कोलिजन. गैसियस आयंस के साथ क्या करने लग गई, कोलिजन. एंड फॉल ऑफ दिस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड. अब जो ये चार्ज जो नीचे की तरफ गिरने वाली थी चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स, उसको रोका गया, एक्सेलरेटेड और मेड स्टेशनरी. या तो आप उसको रिटार्ड कर सकते थे, मीन्स ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट कर सकते मीन्स हाई स्पीड से नीचे की तरफ, या उसको स्टेशनरी मीन्स अगर उसके अंदर कोई मोशन ही ना हो.
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या चार्ज है, एंड द पोलैरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड, और किस स्ट्रेंथ के आपने वोल्टेज अप्लाई किए किसके ऊपर, प्लेट पर। बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, अब उसने बड़ा केयरफुली मेजर किया स्ट्रेंथ ऑफ द मोशन ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, मिलिकन कंक्लूडेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट इज क्यूब ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ Ne, where n is the number of electron and E is the charge on the electron. By this E can easily solve the mass on the electron or the charge on the electron. Now next topic is discovery of protons and neutrons. Now electrical charge carried out in the modified cathode ray tube. नाउ अब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक मॉडिफाइड कैथोड रेस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की गई। नाउ अब इस डिस्कवरी को हमने बोल दिया कैनाल रेस, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थी। बच्चे क्या करा, अब बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया गया जैसे एक कैथोड रेस की डिस्कवरी में किया गया था। अब क्या लेकिन कहा गया कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अब जो हो रहा है, जो वेव्स निकल रही है, जो रेज निकल रही है, वो कहाँ से निकल रही हैं, एनोड रेस से निकल रही है, एनोड की तरफ से निकल रही है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थी। नाउ फिर उसकी केयरफुली एग्जामिन करके क्या जो निकाला गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या निकाली गई कि जैसे कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ऐसे ही जो एनोड रेस थी, क्योंकि ये एनोड से निकली है, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अनलाइक कैथोड रेस, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जो कैथोड रेस से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द gas, but they depend upon the nature of the gas present inside the tube, simply the positively charged gaseous ions. Now the charge to mass ratio, that means E by M ratio, वो किस पे डिपेंड करेगा, गैस पर डिपेंड करेगा, फ्रॉम दीज ओरिजिनेटेड, कि किस गैस से आपने E by M रेशियो निकाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ इनका जो बिहेवियर था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो बिल्कुल अपोजिट था, जैसा बिहेवियर किसका था, कैथोड रेस का था और इलेक्ट्रॉन्स का था। तो यहाँ से हमें पता चला स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस, स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन। कहाँ से निकला हमें, हाइड्रोजन से, जिसको उसने नाम दे दिया प्रोटॉन। Now this positively charged particle was characterized by 1919. Later was felt for the presence of electrical neutral particles. अब इसके बाद अब ये कहा गया कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। These particles was discovered by the Chadwick and the proton discovered by the Goldstein. क्लियर बच्चों कि भाई जो प्रोटॉन थे वो किसने डिस्कवर करे थे, गोल्डस्टीन ने, और जो न्यूट्रॉन्स है दैट विल बी डिस्कवर्ड बाय द कैटविक। अब उसने कैसे डिस्कवर किए थे, बम्बार्डमेंट की थी, बम्बार्डिंग किया मतलब डाले थे, क्या डाले थे, अल्फा पार्टिकल्स को। नो अल्फा पार्टिकल्स आगे चल के आप पढ़ेंगे, दीज आर वेरी मच सिमिलर टू द हीलियम एटम। क्लियर, तो ना अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, किसके ऊपर की थी बच्चे, बेरिलियम एटम के ऊपर। क्लियर, बेरिलियम एटम पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, और जब ये बम्बार्डमेंट की थी सम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है हैविंग ए मास लाइटर ग्रेटर देन द प्रोटॉन्स वाज एमिटेड, जो इसके ऊपर डाले गए। जैसे अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट की थी तो ये पता चला कुछ पार्टिकल्स एमिट हुए हैं बट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, और उसको नाम किया गया न्यूट्रॉन्स। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज द एटॉमिक मॉडल्स। अब क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गया, फिर अब मॉडल आ गया। ठीक है, अब क्या करा, जे थॉमसन ने अब अपना मॉडल दिया था। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट previous section have suggested that Dalton individual atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charge. अब जैसे ही जो डिस्कवरी हो गई, अब इस डिस्कवरी से जो डाल्टन की थियरी थी कि एटम तो आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, इंडिविजिबल हैं, है ना, तो लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बने हुए हैं। तो अब इस चीज़ को देखते हुए हमें किसकी जरूरत पड़ गई है, एक मॉडल की, और वो मॉडल किसको बताएंगे, एक तो एटम की स्टेबिलिटी को बताएंगे, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बताएंगे, और क्या बताएंगे, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इसी मॉडल से अब हम क्या सीखेंगे कि कैसे दीज एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स।
और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। नाउ दिस इज द टेबल that is the property of fundamental particles. So where these are the three fundamental particles: electrons, protons, neutrons, symbols E, P, N, and the charge, absolute charge, that is minus 1.6 into 10 to the power minus 10 on the proton, 1.6 into 10 to the power minus 19. Neutron is 0 charge. Relative charge, that is electron minus 1, protons plus 1, neutrons 0. Now here the mass, electron mass 9.1 10 to the power minus 31 kg, proton mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, and this neutron mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Clear? Now mass per unit 0.00054 for the electron, 1.00727 for the protons, 1.00867 for the neutrons, and the approximate mass unit कितनी होगी 011. Clear this? This is the fundamental particles. Now next अब आपका आ गया कि किस तरह से डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि अब आप क्या एक्सप्लेन करने लग जाए, एटम के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने लग जाए। ऑल्दो सम ऑफ दीज मॉडल्स वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ऑल्दो कि भाई ये जो मॉडल्स तो आए थे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट वन प्रपोज्ड मॉडल था जिसने एटम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करा, स्टेबिलिटी को बताया, एंड दैट इज़ जे थॉम्सन मॉडल। और उसके बाद एक और मॉडल आया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जे थॉम्सन मॉडल। बच्चों जे थॉम्सन ने क्या करा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो जे थॉम्सन कहने लगे भाई मैं अब अपना मॉडल बनाऊंगा, किसका, एटम का। और उसने अपना मॉडल बिल्कुल किसके लिए करा, प्लम पुडिंग के लिए। अपना मतलब अपने मॉडल को क्या नाम दे दिया, जैसे प्लम पुडिंग कह दिया, रेजिन पुडिंग कह दिया, वाटरमेलन कह दिया, क्लियर, ऐसे बोला। तो क्या कहने लग गए, एटम एक स्फेरिकल शेप का। उसने अपने मॉडल में क्या मेंशन किया कि एक एटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका रेडियस कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर। तो इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है इनटू सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। जैसे वाटरमेलन देखा आपने, जैसे उस वाटरमेलन को काटे तो जो रेड पोर्शन है जिसको हम खाते हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज मान लो, और उसके ऊपर जो सीड्स स्कैटर्ड है दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज। और वो इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। नाउ दीज आर कॉल्ड प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और द वाटरमेलन। Now this model can be visualized as pudding or the watermelon. Now this is the structure. Here the electron, that is small dot, that is the seeds like structure, जिसको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का, and they embedded in a positively charged sphere. Now an important feature इस मॉडल का क्या था कि mass of the atom is assumed to be uniformly distributed, कि जो एटम का मास होता है वो पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑल्दो दिस मैटर वॉज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी, भाई नंबर ऑफ, वो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इट वॉज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ द लेटर एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो बाद में डिस्कवरीज होती चली गई, बाद में इसको जो है वो कंसिस्टेंस नहीं रख पाया ये मॉडल, और इसके लिए उसको नोबल जे थॉम्सन जी को जो अवार्ड भी मिला, नोबल प्राइज़ फॉर द फिजिक्स फॉर हिज थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे जैसे डिस्कवरीज चल रही थी, न्यू डिस्कवरीज, भाई इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, एटम का स्फेरिकल शेप हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है किसके अंदर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर। वहीं पे एक और डिस्कवरी हुई बच्चे, और वो डिस्कवरी जो थी
लेटर हाफ 19th सेंचुरी में काइंड्स ऑफ वेव्स वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स डिस्कवर हुई. ठीक है. विल्हाम रॉन्टिगन in 1895 showed that electrons strike a material in the cathode rays tube. जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज ट्यूब्स को स्ट्राइक करेंगे, प्रोड्यूस अ रे विच कॉज फ्लोरेसेंस. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस, जिसको हमने बहुत पहले पढ़ लिया था. और फ्लोरेसिंग मटीरियल प्लेज आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब्स. सिंस रॉटिंगन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द रेडिएशन, अब उसे रेडिएशन का नेचर तो पता नहीं था, लेकिन उसने नाम क्या दे दिया उसको, एक्सरे. एंड द नेम इज स्टिल कैरिड ऑन. क्लियर. जो उनको ये नहीं पता था कि इसका नेचर कैसा है, तो इसलिए उसको नाम उसने क्या दे दिया, एक्सरे. और आज तक उसको एक्सरे बोलते हैं. तो इट वॉज नोटिस दैट एक्सरे आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द डेंस मेटल एनोड. तो उसने देखा एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई थी इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो रही थी, और जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द डेंस मेटल एनोड, जिसको उसने नाम दे दिया टारगेट्स. दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू द मैटर. ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्शन शो करा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड पे. और लेकिन वो क्या हो गई, पेनिट्रेशन पावर इसकी इतनी आई थी कि मैटर को भी क्रॉस कर गई. दैट इज़ द रीज़न दैट दीज रेज आर यूज टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट. की यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं. तो दीज रेज की जो वेवलेंथ होती है वो वेरी शॉर्ट होती है, डेट इज़ 0.1 नैनोमीटर की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ये आती है. अब जैसे जैसे एक्सरे की डिस्कवरी हुई, फिर एक और साइंटिस्ट है डेट इज़ कॉल्ड द हेनरी बैकेरेल. उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी. अब ये एक्टिविटी उसकी प्योरली बाय चांस थी कि सर्टेन एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशन ऑफ देयर ओन. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद की रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, और उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. और उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. दिस फील्ड को अब आगे चल के किसने डिस्कवर किया, डेवलप्ड किया, मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, इन सब ने किया. तो जब हेनरी बैकेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी, तो 3 टाइप्स ऑफ द रेज, अल्फा, बीटा, गामा वर डिस्कवर्ड. नाउ द अल्फा रेज जो बोली गई है हाई एनर्जी होती है, इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मास 4 होता है. दैट इज वेरी मच इक्वल टू हीलियम एटम. क्लियर. बीटा रेज को क्या नाम दिया गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. क्या नाम दिया गया, नेगेटिवली चार्ज particles, the streams of electron, very much similar to the electrons. So alpha equal to helium, beta equal to electron, and gamma high radiation like X-rays, neutral and does not consist of the particles. तो इनकी penetration जो alpha की है is least, then beta that is 100 times greater than the alpha, and then gamma 1000 times greater than the alpha. Now like here these जो रेज थी, डिफरेंट रेज जो थी वो डिस्कवर होने लग गई ना. धीरे धीरे अब एक और साइंटिस्ट आ गए, रदरफोर्ड, जिन्होंने अपना एक डिस्कवरी करी, और अपनी डिस्कवरी करने के बाद अपना एक खुद का मॉडल दिया, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. तो रदरफोर्ड और उसका स्टूडेंट इट इज़ हैंस जॉर्ज अर्नेस्ट मार्टसन, इन्होंने अब क्या किया, बम्बार्डमेंट गिरी वेरी थीन गोल्ड फॉइल के ऊपर, बिल्कुल पतली गोल्ड की फॉइल ले थी, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कर दी. तो बच्चों हमने पढ़ा था ना कि जो अल्फा पार्टिकल्स होता है विच इज़ इक्वल टू द 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ इक्वल टू द हीलियम एटम. क्लियर. तो उसने अल्फा रेज स्कैटर की थी किसके ऊपर, गोल्ड के फॉइल के ऊपर, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सी दिस डायग्राम, यू विल सी दिस इज़ द अल्फा पार्टिकल्स that is generated from the radioactive elements. Now this is the lead plate जो इसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगी. अब उसको किस में से पास किया, गोल्ड के फॉइल में से, और उसने एक देखो रिवॉल्व करती हुई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली हुई है. दिस इज़ द रिवॉल्व जिंक सल्फाइड स्क्रीन. दिस इज़ द रिवॉल्व जिंक सल्फाइड स्क्रीन.
अब ये जिस तरह से रिवॉल्व कर रही थी ना बच्चे, तो रिवॉल्व करने से अब आपको क्या पता चलेगा कि उसकी जितनी भी रेडिएशंस जो प्रोड्यूस हुई हैं वो ईच एंड एवरी रेडिएशन किस एंगल से डेविएट करी है, कि भाई वो स्मॉल एंगल से गई है, लार्ज एंगल से गई है, या बैक करी है, या फिर सीधी निकल गई है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। नाउ जैसे ही अब उसने क्या करा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की करी और इसको किस में से पास करा, थिन फॉइल के ऊपर से। नाउ थिन फॉइल हैड ए सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्लियर? जो थिन गोल्ड फॉइल था उसका कैसा है, सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी जो कि रिवॉल्व कर रही थी। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल अब स्क्रीन से स्टक करेंगे और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देंगे, एक पॉइंट। नाउ अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया था वो अनएक्सपेक्टेड आया था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्कैटर्ड इवनली। कि अगर थॉमसन का मॉडल देखें तो जो गोल्ड एटम है ना उसका मास ईच एवरी एंटायर एटम के अंदर स्प्रेड होना चाहिए और बिल्कुल इक्वल स्प्रेड होना चाहिए। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल एट एनएफ एनर्जी टू पास थ्रू। अब अल्फ़ा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी थी कि वो इसमें से पास कर जाए डायरेक्टली थ्रू सच ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल वुड स्लो डाउन, और ये देखा सोचा गया था कि पार्टिकल स्लो डाउन कर जाना चाहिए एंड द चेंज डायरेक्शन ओनली बाय द स्मॉल एंगल्स, और वो बिल्कुल स्मॉल एंगल के साथ डायरेक्शन चेंज करेगा। बट व्हाट ए ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स था वो तो बिना डिफ्लेक्शन करे बिल्कुल सीधी निकल गई रेज। सेकेंड क्या करा, कुछ जो रेज थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हुई, और अबाउट 1 in every 20,000 in one that is bounced it back। 1 रे जो है एवरी 20,000 में 1 रे जो थी वो क्या करने लग गई, बैक करने लग गई, और उसकी डिफ्लेक्शन कितनी हुई, नियरली 180 डिग्री एंगल ना। अब जो ये ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर, पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होता है, और इसीलिए वो अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधी निकल गई। सेकंड क्या निकाला उसने, फ्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। क्लियर? And the deflection is due to repulsive force showing the positive charge of the atom. It's not spread throughout the atom as Thomson presumed, and the positive charge has to be concentrated in the very small volume that repel and deflected the positively charged alpha particle. Now दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला बच्चे कि जे थॉमसन क्या बोल रहा था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। क्योंकि वो क्या करने लगे थे, अगर जब वो सेंटर ऑफ द एटम की तरफ से जा रहे थे, सेंटर ऑफ द एटम में जा रहे थे, तो उनके अंदर स्मॉल और बिग एंगल से क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट, रदरफोर्ड की कैलकुलेशन से वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई है वो तो एकदम नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। कि इस पूरे एटम के वॉल्यूम में जो न्यूक्लियस ने वॉल्यूम ली थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट की है। रेडियस ऑफ द एटम 10⁻⁻10 और द रेडियस ऑफ द वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस that will 10⁻⁻15 meter. One can appreciate these differences in the size and realizing a cricket ball represent a nucleus, then radius of atom should be 5 kilometer. Clear? Now अब इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड बोलने लग गए भाई न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम देंगे। तो उसका पहला पोस्टुलेट्स क्या था कि पॉजिटिव चार्ज एटम का सिर्फ एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में चक्कर काटते हैं जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट्स। नाउ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम। अब उसने रिजेंबलिंग करी, क्या रिजेंबलिंग करी कि जैसे सोलर सिस्टम के चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्लस न्यूक्लियस, इन सब की डिस्कवरी के बाद नया कंसेप्ट आया, दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड
atomic mass. Now the presence of the positive charge on the nucleus is due to the protons in the nucleus. कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से, जो किस में है, न्यूक्लियस में है. तो बाद में इस्टेब्लिश किया गया चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर को. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1, सोडियम एटम 11 एंड दैट नंबर एटॉमिक नंबर इज 1 एंड 11. कि जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर. तो अगर हम न्यूट्रलिटी को भी दिमाग में रखें तो डैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. इसका मतलब कि किसी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही क्या होगा, प्रोटॉन. 11 प्रोटॉन है तो 11 ही क्या मिलेंगे, 11, दैट इज टू द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया बेटा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम. वाइल जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्लियर. एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस किसकी वजह से, ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड दीज टू आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. नो अब आगे क्या आने लग गया बेटा कि भाई एटॉमिक नंबर पता चल गया. नो अब हम क्या निकालने लग गए, मास नंबर. मास नंबर किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ना आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स. नाउ व्हाट आर आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, आइसोबार्स. नाउ आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चे, वो एलिमेंट्स होते हैं, आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. और आइसोटोप्स सेम मास नंबर but different atomic number. तो composition of any of the atom can be represented by the normal element X. ठीक है. Now with subscripts on the left hand side is the atomic number, left hand side as the atomic mass number and subscripts Z as the left hand side. तो see this X, आपको X के नीचे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे मास, और सॉरी नीचे क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर. एंड ए क्या होता है उसका, मास नंबर. तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सुपर सबस्क्रिप्ट देना है ऊपर की तरफ, सब सबस्क्रिप्ट देना है नीचे की तरफ. नेक्स्ट इज आइसोबार्स. आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, ऑल these two have the same number or these two have the same mass. On the other hand, identical atomic number but different mass number are known as isotopes. So according this, it is evident that differences between isotopes is due to the presence of isotope. में क्या difference करोगे, due to the presence of different number of neutrons जो न्यूक्लियस के अंदर है, consisting of hydrogen atom. again 99.98% hydrogen atom contain only one proton. This isotope is called plutonium. The rest is the percentage of hydrogen atom contain only 2 isotopes. It is called deuterium, and third one is the tritium. So these are the 3 isotopes: plutonium, deuterium, and the tritium. Other examples are, that will be the carbon 6, carbon 7, and carbon. Isotopes are carbon atoms containing 6, 7, 8 neutrons. Now this carbon 12, carbon 13, and carbon 14. And same here for the chlorine 35 and chlorine 37. Now important point to mention regarding isotope is that chemical property of atom are controlled by the number of electrons. जो chemical property होती है ना किसी की, वो कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन, which is determined by the number of protons in the nucleus. और फिर डिटरमाइन कौन करेगा, प्रोटॉन्स, जो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर. नाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज. ये तो नेचुरल बात है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, बट द फिजिकल प्रॉपर्टी कौन इफेक्ट करेगा, दैट विल बी द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. नाउ सी दिस प्रॉब्लम, दैट विल बी द प्रोटॉन, कैलकुलेट द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 3580. नाउ नीचे आपको पता है सबस्क्रिप्ट्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर. सुपर सबस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, मास नंबर. नाउ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and number of protons. So here the 35 is the number of electron, 35 is the number of proton. Now if you calculate the number of neutrons, then minus the mass number in number of protons, that is 80 minus 35, it comes out to be 45.
So next question is the number of electron, protons and the neutrons is 18, 16, 16. Number of electrons, protons and neutrons. Now आपको assign करना है. Now here number of protons कितने बेटा? 16. Number of proton is 16. Clear? इसका मतलब atomic number क्या हो जाएगा? 16 and that will be the sulfur. 16 नंबर पे कौन है? Sulfur. Clear? Now here atomic number हो जाएगा 16 and if you have to assign the mass number then proton plus neutron. Now proton is 16. Proton is 16. Neutron is 32. Now you see this proton 16, so that means electron is also the 16, but you have the number of electron is 18. That means 2 more electron. That means उसके ऊपर क्या चार्ज पाएगा? -2. Now here this is sulfur -2. Clear? Now next is the drawback of Rutherford model. Rutherford nuclear model is like the small scale solar system. अब वो बोलता है कि बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह, जैसे आपका प्लैनेट्स के चारों तरफ कौन चक्कर काटता है? न्यूक्लियर अर्थ किसके चक्कर काटता है? सन के. या प्लैनेट किसके चक्कर काटेंगे? सन के. ऐसे ही फिक्स पाथ से जो चक्कर काट रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं. किसके? न्यूक्लियस के. नाउ द क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई टू द सोलर सिस्टम. अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स से सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो ये हमें क्या पता चलता है कि प्लैनेट्स डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट. प्लैनेट्स के अपने ऑर्बिट होते हैं जो सन के चारों तरफ होते हैं. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट इज जो प्लैनेट्स हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट्स के बीच में, दैट इज कम्स आउट टू बी G(m1 m2 r². यू नो दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. r is the distance of separation between the masses, g is the gravitational constant, m1 m2 is the masses. Now this theory can also calculate the precisely the planetary orbits. तो ये इस थियरी से हमें क्या निकाला? प्लैनेट्स के ऑर्बिट निकाले और जो कि एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, जो कि एग्री भी हुए. सिमिलैरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड द न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट. अब सोलर सिस्टम को किसके साथ सिमिलर किया गया है? न्यूक्लियर मॉडल के साथ. ठीक है. इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड. इसका मतलब न्यूक्लियर वेल डिफाइंड ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. क्योंकि अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो डैट मीन्स कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एंड इट इज़ Q1 Q2 over r². Q1 Q2 are the charges, r is the distance of separation between the charges and the K is the constant. Now between electron and the nucleus mathematically similar to the gravitational force. However, when a body is moving in a orbit, तो जब भी कोई बॉडी ऑर्बिट में मूव करती है अंडरगो एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो भी उसके अंदर क्या जाती हैं? एक्सेलरेशन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन. सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग द प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स. तो इसका उसने कहा कि न्यूक्लियस की चारों तरफ जब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं बिल्कुल वैसे ही काटते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट करेंगे तो वो अपने रिवोल्यूशन में एनर्जी को लॉस करेंगे. तो ऑर्बिट दस कॉन्टिन्यूज टू स्ट्रिंक. अब वो धीरे धीरे क्या आने लग जाएगा? न्यूक्लियस के पास. और विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड में स्पायरली करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. बट ऐसा होता ही नहीं है. तो इसका मतलब रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. द बेसिस ऑफ दिस क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, अब सिंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी, क्योंकि अब ये मोशन इनस्टेबिलिटी को लेके आया. दैट इज वाई कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस. इफ द electrons were stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electrons would be pull the electron towards the nucleus. क्योंकि अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग गया. इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहा. तो ये ड्रॉबैक हो गया कि रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट से नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. Clear बच्चे? I hope you understand this Rutherford model of the atom and its drawbacks. Okay, bye bye.